की जो टेरिटरी है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, या 6 है या 7 है, जो भी है। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये पॉइंट जो मेजर है वो ये बता रहे हैं कि रीअरेंजमेंट्स जो होती है ना, जो जितने भी आपके ये हैं कैंसर सेल्स हैं, यानी स्टार्ट में तो यही होता है कि रीअरेंजमेंट हो गई, उसकी वजह से सेल एक कैंसरस उसमें फेज में चला गया, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट जो है या ट्रांसलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ये कैंसर की उसमें स्टार्ट में, ठीक है। और दूसरा फिर ये बता रहे हैं कि किस किस्म के क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे और फिर ट्रांसलोकेशन होगी, और उसके बाद आप जो हैं आपको जो है ना वो कैंसर सेल के अंदर ये चेंज नज़र आ सकता है कि वो हेपाटोमास हो सकते हैं या फिर लिम्फोमास हो सकते हैं या क्या हो सकता है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉइंट बता रहे हैं कि स्टडीज हैव डॉक्यूमेंटेड द प्रॉक्सिमिटी ऑफ जीन्स इन्वॉल्व्ड एट द ब्रेक पॉइंट्स फॉर ट्रांसलोकेशंस. At T922, translocation involving the ABL and BCR genes is a recurrent primary abnormality in chronic myeloid leukemia and adult acute lymphoblastic leukemia. अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अब ये जो ल्यूकीमिया लिम्फोब्लास्टिक है जो इसके अंदर इनको एक रिकरेंट किस्म की ट्रांसलोकेशन मिल रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने कैंसर्स पे स्टडीज की उन्हें पता लगा कि इन पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर जो ये एरियाज हैं ये ट्रांसलोकेट हुए हुए हैं, ठीक है, मार्क कर दिए उन्होंने, और वो रिकरेंट हैं, यानी इनको इस किस्म के जो कैंसर्स में यही वाली ट्रांसलोकेशन बार बार जो है वो नजर आ रही है, ठीक है। Generally accepted hypothesis is that the physical proximity of the involved chromosomal regions may be one important factor in the genesis of these phenomena. In landmark studies, a close proximity was discovered in hematopoietic cells belonging to different cell lineage for ABL and BCR genes and PML and RAR genes, ठीक है। अब इन्होंने ये डिफरेंट रीजन्स बताए हुए जिनोम के और फिर जीन्स के नाम बताए कि इनके अंदर जब ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है, ठीक है, तो उसमें फिर उसके बाद ट्रांसलोकेशन का लेवल जो है वो हाई होता है, ठीक है। और फिर ये बताना कि हाई लेवल ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ BCR एंड CT22 क्रोमोसोम 22 और जो 9 है उस पर जो जीन्स हैं दैट वाज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसलोकेशन वाज आल्सो डिटेक्टेड इन बीटा B lymphocytes. It was therefore concluded that this characteristic translocation is mediated by the close association of the participating CT in the normal cell type that give rise to these leukemia cells. ठीक है, इस पॉइंट को समझें कि ये जो पर्टिकुलर जीन्स हैं आप यानी क्रोमोसोम 22 और जो क्रोमोसोम 9 है इनके जो टेरिटरीज हैं इसमें कोई पर्टिकुलर जीन्स हैं जब ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं तो वहाँ पे ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस हो रहा है, और ये इनकी जो प्रॉक्सिमिटी यानी क्लोज होना, फिजिकली क्लोज होने की जो एसोसिएशन है ये एक रोल प्ले कर रही है बीच में, ठीक है। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि the finding that translocations are more prevalent between sites of higher interaction frequency were confirmed via high-C approach. इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी हमने ये बात की कि जो क्रोमोसोम टेरिटरीज के जो बाउंड्रीज होते हैं, जो लूप्स हैं जो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं ना डिफरेंट जो क्रोमोसोम टेरिटरीज के, तो वहाँ पे उनकी इंटरेक्शन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो जहाँ पे इंटरेक्शन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलोकेशन ज्यादा होगी, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ट्रांसलोकेट होने की ज्यादा हो जाएगी। As anchor sites on chromatin loops are fragile sites for double strand breaks. क्योंकि जो एंकर साइट्स है ना यानी क्रोमैटिन लूप्स जहाँ बन रही हैं और उनको किसी प्रोटीन ने एंकर किया हुआ है, पकड़ा है वहाँ पे फिजिकली उसको, ठीक है, तो वो साइट्स जो हैं वो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक के लिए ज़्यादा फ्रेजाइल हैं. डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स आर एनरिच्ड एट टैड बाउंड्रीज, और फिर ये भी उनको देखा कि जो टैड बाउंड्रीज बन रही हैं वहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स भी ज़्यादा बनती हैं. सो ओवरऑल दीज स्टडीज implicates cell and tissue type specific interchromosomal interactions and higher order chromatin organization at the epigenetic basis as the epigenetic basis for the generation of characteristic chromosome translocations during cancer progression. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया. ये इतना वैसे मुश्किल पॉइंट नहीं है उस तरह आप देखें तो कि बेसिक पॉइंट इसमें यही बता रहे हैं कि क्योंकि ट्रांसलोकेशन होने के लिए यही बात है कि दोनों रीजन्स को क्लोज होना चाहिए कि एक रीजन दूसरे रीजन से जो है वो चेंज हो जाएगा या एक्सचेंज हो जाएगा. और फिर उसके बाद ये कि जो डिफरेंट टाइप्स के आपके पास कैंसर्स थे, कैंसर सेल्स के अंदर जिनोम्स के अंदर उनको पर्टिकुलर जो ट्रांसलोकेशन थी वो रिकरेंट मिल रही थी. ठीक है, तो ये एक तरह से प्रूफ है कि ये वाकई इट कैन लीड टू द कैंसर प्रोग्रेशन. फिर उसके बाद जीन पोजिशनिंग एंड डायनामिक्स विद इन सीटी. अब एक क्रोमोसोम टेरिटरी जो है वो पूरे न्यूक्लियस के अंदर है, यानी क्रोमोसोम नंबर 1 की अपनी एक टेरिटरी है. तो अब उस टेरिटरी के अंदर जो है वो जीन पोजिशनिंग कैसे हो रही है और फिर उसकी अपनी क्या इंटरनल जो है वो डायनामिक्स है. ठीक है,
An earlier report concluded that active genes are found at the CT boundaries. ठीक है, हम पहले ही पढ़े थे कि previously बहुत सारी reports थी जिसमें ये पता लग रहा था कि active genes they are found at the chromosome territory की boundary पे. अब आप इस चीज को थोड़ा सा समझें. हम पहले बात कर रहे हैं कि जो आपके पास एक जो न्यूक्लियस है ना, एक न्यूक्लियस की पेरिफेरी है, ठीक है, वो एक अलग सिचुएशन है. और एक अब बात कर रहे हैं हम पेरिफेरी या बाउंड्री की, वो जो कि क्रोमोसोम टेरिटरी की बात कर रहे हैं. तो एक न्यूक्लियस में तो डेफिनेटली जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनकी अपनी अपनी क्रोमोसोम टेरिटरीज हैं, ठीक है. सो आप ये देखें कि यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो एक्टिव जीन्स हैं दे वर फाउंड एट द सीटी बाउंड्रीज, ठीक है. एंड अदर स्टडीज कंक्लूडेड दैट जीन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड throughout the chromosome territory regardless of their level of expression. Now we are talking about the chromosome territory and the gene expression. ठीक है, तो कुछ studies जो हैं वो contradictory हैं, उसमें ये information मिल रही है कि the gene expression and the level is actually distributed throughout the CT, but some reports are telling us that it's not like that. They are actually expressed at the boundary of CT. ठीक है. So more recently, single-cell Hi-C studies suggested that domains of active gene expression are enriched at the interface of CT. अब CT इंटरफेस से क्या मतलब है कि इंटरफेस की बाउंड्री ही, ठीक है, इंटरफेस वो जहाँ पे वो उसकी बाउंड्री है और फिर वो किसी दूसरी CT के साथ इंटरेक्शन कर सकती है. So these findings, however, were based on very limited number of individual cells and will require further analysis. So several studies have demonstrated that upon very active gene expression, genes are found within chromatin loops that project out of the CT. This has been reported for the major histocompatibility complex on CT6, Hox gene on CT11 and epidermal differentiation complex on CT1. अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करें कि ठीक है, जहां भी चाहे बाउंड्री पर एक्सप्रेशन हो रहा है सीटी की या फिर उसके इंटीरियर में हो रहा है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो जीन रिच लूप्स बनते हैं ना, वो एक्चुअली ये रीजन्स होते हैं जीनोम के क्रोमोसोम टेरिटरी के अंदर, वो एक्चुअली लूप आउट हो जाते हैं, यानी वो उस रीजन से निकल के थोड़ा बाहर निकल के आते हैं, ठीक है, वहाँ पे लूपिंग बनाते हैं और वहाँ पे फिर उनकी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है. So in a groundbreaking study, it was discovered that during murine erythroid differentiation, several genes involved in hemoglobin synthesis are repositioned in close proximity to the same transcription factories for co-regulated gene expression. This occurs despite the large MBP distances between these genes on CT7. अब आप इसको समझे कि जो क्रोमोसोम आपका 7 है, उसको लीनियर अगर आप सिचुएशन देखते हैं तो जो जीन्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत दूर दूर है, ठीक है, दे आर नॉट एक्चुअली फिजिकली क्लोज. लेकिन क्या इन्होंने इनकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो जीन्स हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, दे आर रीपोजिशन्ड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द सेम ट्रांसक्रिप्शन फैक्ट्रीज. अब क्या होता है कि वो जीन्स जो हैं वो लूप बना के तो उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्ट्री में बाहर निकल के जाते हैं और वहां पे क्या होता है कि को रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, और इस तरह से वो जीन्स एक ही जो पाथवे के हैं वो इकट्ठे एक्सप्रेस हो रहे हैं. So repositioning of actively transcribed genes on different chromosomes to the same transcription factory, which must be mediated by specific interchromosomal interactions, has also been reported between MYC and IGH and olfactory genes. ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि ये जो repositioning वाला सिस्टम है ना, ये इनको और भी जीन्स के अंदर मिला है, जो और अगरचे वो जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम पे लोकेशन थी उनकी, लेकिन ये था कि जब उनका इकट्ठा एक्सप्रेशन होना था तो क्रोमोसोम नंबर 1 से भी निकल के लूप बाहर आया, फिर क्रोमोसोम 7 से लूप निकल के बाहर आया, फिर वो एक सेम ट्रांसक्रिप्शन फैक्ट्री में उनका यानी वो इकट्ठे हुए और वहां पे उनकी ट्रांसक्रिप्शन हुई, ठीक है. सो another study found that several housekeeping genes co-localize into an active hub. और स्टडीज ये बता रही है कि जो हाउसकीपिंग जीन्स हैं जिन्होंने हर वक्त एक्सप्रेस होना है, ठीक है, तो दे एक्चुअली co-localize in an active hub. एक्टिव हब का मतलब ये है कि जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बहुत एक्टिवली हो रही है और डिफरेंट जो लूप्स हैं दे कम क्लोज टुगेदर एंड दे मेक अ काइंड ऑफ फैक्ट्री, ठीक है. So repositioning of genes to sites of high proximity may also play a role in gene silencing. अब इसी का उल्ट भी हो सकता है कि जहाँ पे जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो रहे, ठीक है, तो जीन की repositioning अगर हो जाती है तो क्या होगा, जीन साइलेंस हो जाएगा. Clusters of inactive genes were detected at the nuclear periphery. इसलिए हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियर पेरिफेरी है, ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर पेरिफेरी, जो इनएक्टिव जीन्स हैं दे आर एक्चुअली डिटेक्टेड मोर एट द न्यूक्लियर पेरिफेरी एंड पेरी न्यूक्लियोलर रीजन, न्यूक्लियोलर रीजन जो दैट इज एक्चुअली रिजाइडिंग विद इन द न्यूक्लियस, उसके जो सराउंडिंग एरिया वहां पे, एंड विद इन पॉलीकॉम बॉडीज इन ड्रोसोफिला. अभी ड्रोसोफिला में एग्जांपल ये दे रहे हैं कि ये जीन्स दे वर डिटेक्टेड एट द बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पेरिफेरी.
So the repositioning of distally located genes into common transcriptional factories is indicative of a major role that 3D topology of chromosome territory and their interchromosomal interactions may play a role in regulating gene expression. So consistent with this view, studies have found that enhancers loop back to interact with their target genes. These contacts have been observed across a myriad of physiological conditions and can also occur over vast distances of DNA sequences, with some enhancers even looping back over megabases. For example, अब यहाँ पे कुछ examples दिए इन्होंने जहाँ पे बता रहे हैं कि कौन कौन से genes हैं जिनके लिए कोई common enhancers जो हैं वो होते हैं, और फिर वो enhancers जो हैं उन gene के promoter के साथ interaction करते हैं, और फिर क्या होता है कि उन सब genes का expression होता है. ठीक है, अब ये next few lines में उन्होंने सारा example दिया कि कौन कौन से ये हो सकते हैं. Now they're telling us that a subset of these enhancers, called super enhancers, they are clustered together and occupied by a large number of factors that function in a synergistic cooperative manner to increase expression of their cognate genes. So super enhancers have been implicated in cell type specificity and deriving expression of oncogenes in cancer. अब even cancer में ये होता है कि कुछ super enhancers हैं वो कोई खास किस्म के cell types को जो है वो express कर रहे हैं, उनको enhance कर रहे हैं उनका gene expression. ठीक है? The advancement of chromosome capture techniques has allowed for unbiased and global determination of enhancer-promoter interactions within the context of global genomic organization. So investigations onto the higher order chromatin organization around enhancers has provided the insight that the concentrated activity around super enhancers induce phase separation of nearby chromatin, and that enhancer-promoter interactions are generally constrained within the TADs, topologically associated domains. ठीक है? अच्छा, अब ये जो ओवरऑल में पढ़ा है सारा के जो जीन पोजीशनिंग और फिर जो डायनामिक विद इन सीटी, ये कोई एक आसान चीज थी, इसको आपको मेरे ख्याल कोई मसला नहीं होगा अंडरस्टैंडिंग में. कोई क्वेश्चन है इस वाले सेक्शन में? मैम जो फर्स्ट में आपने जब स्टार्ट किया था 2 अप्रोच बताई थी वो मुझे बता दें. क्या जिसमें था कि these findings मैम जिसमें these findings however were based on a limited number of individual cells and will require further analysis. ये 3D लूप से पहले मैम जो सबसे पहली 2 अप्रोच आपने बताई, जीन पोजीशनिंग एंड डायनामिक्स विद सीटी के बाद. नहीं, उसके बाद हाँ जी मैम, 2 लाइंस के बाद दो अप्रोच आपने बताई थी. मैम जीन पोजीशनिंग एंड डायनामिक्स के अंदर है. हाँ, कौन सी लाइन है, मुझे जरा लाइन बता दो मैम. दीज फाइंडिंग्स नहीं, पैराग्राफ कौन सा बन रहा है? फर्स्ट पैराग्राफ है. दीज फाइंडिंग्स हाउ, इसमें क्या बताऊं मैं आपको? मैम इसमें जो पहली अप्रोच थी मुझे नहीं समझ आई. क्या नहीं समझ आई? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ रही. आप जरा इसको रीड करें खुद से. ये पहली लाइन है ना इसकी, इसको रीड करें. जीन पोजीशन जहाँ से स्टार्ट हो रही है. हेलो, आप क्वेश्चन जिसने भी किया है आप जरा इसको रीड करें, लाइन जो जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है. अच्छा मैम, शुरू से पढ़ूं? जो आपको समझ नहीं आ रही ना उसको रीड करें ना, ताकि मुझे भी पता लगे आपको क्या समझ नहीं आ रही. अच्छा मैम, दिस हैज बीन रिपोर्टेड दैट द मेजर histocompatibility complex on CT6 Hox gene on CT11 and the epidermal differentiation complex on CT1. In a groundbreaking study, it was discovered that. अच्छा नहीं, एक मिनट. असल में देखें, आपको जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी जब पैराग्राफ स्टार्ट होता है ना, ठीक है, तो उस पैराग्राफ में कोई उसके 1 या 2 मेजर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, या आइडियाज होते हैं जिसके इर्द गिर्द वो फिर सारी अपनी बात कर रहे होते हैं. ठीक हो गया? अब अगर आप सिर्फ इसमें ये देखते हैं कि ये हमने स्टार्ट कहाँ से लिया, जीन पोजीशनिंग एंड डायनामिक्स विद इन सीटी, तो स्टार्ट में अगर आप देखते हैं, अर्लियर रिपोर्ट कंक्लूडेड दैट एक्टिव जीन्स आर फाउंड एट द सीटी बाउंड्री. पहला पॉइंट की पता लगा कि अर्ली स्टडीज हमें ये बता रही थी कि जीन्स जो है वो सीटी की बाउंड्री पे होती हैं. बाकी स्टडीज से ये पता लगा हमें कि
वो जरूरी नहीं है कि सीटी की बाउंड्री पे हो, वो थ्रू आउट भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि मोर रिसेंटली जो टेक्निक्स यूज की सिंगल सेल की बाकी जो हैं, उनसे पता लगा कि डोमेन्स ऑफ एक्टिव जीन जो है वो एनरिच्ड हो रही है इंटरफेस पे सीटी की, यानी सीटी की जो बाउंड्री वहीं पर ही मिल रही हैं। अब these findings however based on very limited number of individual and will require further analysis। अभी जो पिछली दो बातें की उसके रेफरेंस पे ये कह रहा है। फिर ये कहता है several studies have demonstrated that upon very active gene expression genes are found within chromatin loops that project out of CT। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना कि बहुत सारी स्टडीज ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जीन्स जो हैं वो विद इन क्रोमैटिन लूप्स जो हैं वो मौजूद है, तो वो प्रोजेक्ट आउट होते हैं सीटी से बाहर निकल के जाते हैं, लूप आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो दिस हैज बीन रिपोर्टेड। समझ आ अब गया ये मैम, वो बस पहली वाली बात आई थी जो आपने बताया अच्छा, ना जी कि जी जी फर्स्ट रिपोर्ट में वो कहते हैं कि वो जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्टिव जीन्स पेरिफेरी पे, और जी दूसरी जी में वो कहते हैं कि ठीक वो स्प्रेड हुए हैं। बस ये वाली बात है। ठीक है, बाकी तो उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि इन पे ये जीन्स है जिन पे इनको ये इन्फॉर्मेशन मिली है। ठीक हो गया। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक वो है वो 3D टोपोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन रेगुलेशन है। ठीक है, अब आप ये देखें कि हमने बात कर ली कि टोपोलॉजिकली एसोसिएटेड डोमेन्स थी, क्रोमोसोम की टेरिटरी थी। अब जो 3D टोपोलॉजी है क्रोमोसोम्स की, वो किस तरह की है, कैसे उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, फिर ये जीन रेगुलेशन जो है वो उसके साथ कैसे हेल्प आउट कर रही है। ठीक है, so it is widely assumed that 3D arrangement of CT and the spatial positioning of genes within the CT are linked to genomic function and regulation। अब ये तो assume यही कर रहे हैं कि definitely जो इसका 3 dimensional arrangement है वो genomic function के साथ उसका link है। ठीक है, while elucidating the 3D arrangement of individual chromosome territories and the relationships to gene activity is challenging endeavor, progress has been made in understanding the overall shape and 3D organization of chromatin within individual CT, individual chromosome territory. So CT display a wide range of 3D shapes from regular ellipsoid-like to highly irregular. Based on various experiments and various studies, they are actually telling us कि CT जो है वो wide range है उसकी 3D shapes की। ठीक है, जिसमें ये हो सकता है कि वो ellipsoid like भी shape हो सकती है और फिर highly irregular भी हो सकती है। So properties that could influence the global organization of individual CT include heterochromatin, euchromatin levels and arrangements, gene density, ridges, anti-ridges and overall level of gene activity। अब ये बता रहा है कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से इंडिविजुअल सीटी की जो शेप है या ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंज होती है या उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। ठीक है, अब वो क्या क्या है, वी ऑलरेडी नो कि हेटेरोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन का लेवल जो है वो जीनोम में कितना है, कैसा है, फिर रीअरेंजमेंट्स का लेवल क्या है, जीन डेंसिटी जो है वो क्या है, फिर रिजेस एंड एंटी रिजेस। रिजेस क्या होता है, रीजन्स ऑफ इंक्रीज्ड जीन एक्सप्रेशन, और एंटी रिजेस है रीजन्स ऑफ जो जहाँ पे इंक्रीज्ड जीन एक्सप्रेशन नहीं हो रहा। ठीक है, रिजेस और एंटी रिजेस दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। एंड ओवरऑल लेवल ऑफ जीन एक्टिविटी, और ओवरऑल सीटी जो है, कोई भी सीटी की हम बात कर रहे हैं तो उसमें कैसा जीन लेवल एक्टिविटी का लेवल है। अब आप खुद सोचें कि हम क्रोमोसोम अगर हमारे पास क्रोमोसोम 26 हैं, पेयर्स हैं जो ह्यूमंस में, तो उनमें से जो सब क्रोमोसोम्स के ऊपर जो नंबर ऑफ जीन्स हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, कोई क्रोमोसोम्स हैं जो कि जीन रिच हैं, जिनमें थोड़ा नंबर ज्यादा है जीन्स का, बाकियों में कम हो सकता है। अब ये कि अगर उनके अंदर जीन कम हैं, ज्यादा हैं, तो फिर ये कि उनकी ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अरेंजमेंट है विद इन न्यूक्लियस, वो इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, so a higher degree of irregularity in CT shape is found with increasing gene density। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपको CT की शेप irregular मिल रही है तो उसका मतलब ये है कि उसमें gene density increased होगी। ठीक है, for example despite being similar in sequence length, the gene rich CT17 chromosome 17 की जो CT है is less compact and much more irregular in shape than the gene poor CT18। अब जो 18 है क्रोमोसोम उस वो जीन पुअर है। ठीक है, तो वो और ये 17 जो है इनके शेप में और जो इनकी जो ओवरऑल है इरेगुलरिटीज आपको मिल रही हैं। ठीक है, अगरचे सीक्वेंस लेंथ सेम है। ठीक है, तो सीक्वेंस लेंथ जो है वो मैटर नहीं करती, लेकिन डिपेंड करता है कि जीन डेंसिटी कितनी है किसी क्रोमोसोम में। The potential influence of gene activity on shape irregularity is demonstrated in female cells where one homolog of X chromosome is inactivated and more regular in comparison to its active counterpart XA। अब ये आपको पता है कि जब डबल एक्स क्रोमोसोम है फीमेल्स में, उसमें क्या होता है कि चूंकि एक को पूरा साइलेंट कर दिया जाता है, ठीक है, और एक एक्स जो क्रोमोसोम में वो एक्टिव रहता है। अब इसमें जो एक्टिव रहेगा इसका मतलब है कि जितने भी जीन्स उस एक्स क्रोमोसोम पे हैं वो चूंकि एक्सप्रेस हो रहे हैं तो उसमें इरेगुलरिटी उसकी शेप में ज्यादा आ जाएगी।
ठीक है, और जो इनएक्टिव है चूंकि वो इनएक्टिव है तो उसकी शेप में वो थोड़ी रेगुलर शेप होगी उसकी. So gene-rich CT have greater proportion of regions that are sensitive to micrococcal nuclease than gene-poor CT and thus have more open chromatin fibers. अच्छा, अब ये पॉइंट जो है ना, जीन रिच सीटी जो है वो उस पर ज्यादा चांस है कि वो जो माइक्रोकोकल न्यूक्लियसेस हैं जिनसे हम जब जीनोम को ट्रीट करें या क्रोमैटिन को ट्रीट करें तो वो सेंसिटिव होते हैं ज्यादा. वो क्यों बाय द वे सेंसिटिव हो सकते हैं? मुझे कोई आंसर देगा इस पॉइंट का? वैसे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ इस चीज को. इस पॉइंट का कोई आंसर मुझे देगा? ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो माइक्रोकोकल न्यूक्लियसेस से जब हम ट्रीट करेंगे तो जो जीन रिच रीजन्स होंगे वो ज्यादा सेंसिटिव होंगे, यानी उनकी ब्रेक डाउन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जीन पुअर रीजन्स. मैम वो ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है जी मैम, क्योंकि वो एक्सपोज्ड है सारे जीन्स उस जगह पे, और जो दूसरे जीन्स है वो जरा सी स्पेस में है, तो इसलिए उसे होगा क्या? पॉइंट ठीक है आपका. मैम जो कॉम्पैक्ट है उसके ऊपर ज़्यादा वो असर करेगा, क्योंकि वो तो एक्सपोज जगह पे जाके लगेगा ना. अगर उस जगह पे उसका टारगेट ज़्यादा है तो वो तो उन सब टारगेट्स पे इफेक्ट कर सकता है और उनको नुकसान दे सकता है बनस्पत उसके बाद स्पेस. अरूब आप कुछ कहना चाह रही थी? मैम मैं भी यही कह रही थी कि जो जीन पुअर रीजन्स है वहां पर कॉम्पैक्ट होंगे जीन और टारगेट साइट ओपन नहीं होगी, एक्सपोज नहीं होगी. जी बिल्कुल ठीक, यही पॉइंट है. टारगेट साइट एक्सपोज होगी. बिल्कुल, आप दोनों ने बिल्कुल ठीक कहा. यही इसका बेसिक जो है ना वो पर्पस है, क्योंकि क्लोज है इसका मतलब है कि प्रोटीन जो इसको बाइंड किया हुआ है वो साइलेंट रीजन है, एक्सपोज नहीं है. डीएनए वहां पे एक्सपोज नहीं है, क्योंकि जो न्यूक्लियसेस हैं दे हैव टू एक्ट ऑन द डीएनए. तो अगर डीएनए ऑलरेडी बाउंड है फिर तो वो जाहिर एक्सपोज नहीं है और वो उस पर एक्ट नहीं हो सकेगा. So by mapping the transcriptome, it was shown that these gene-dense regions were more active in gene expression, ridges, ठीक है, than those that are gene-poor, anti-ridges. अब ये भी इन्होंने जब ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस किया तो फिर उनको ये पता लगा कि जो जीन-डेंस रीजन्स हैं जीनोम में, ठीक है, वो एक्टिव थे जीन एक्सप्रेशन में, ठीक है. और एक्चुअली रिजेस और एंटी रिजेस को आप सिर्फ ये माइंड में रखें कि आपके पास जो क्रोमैटिन में या जीनोम में रीजन्स है जो हाईली जहाँ पे एक्टिविटी इंक्रीज है ना जीन एक्सप्रेशन की, वो रिजेस हैं, और एंटी रिजेस वो हैं जहाँ पे एक्टिविटी डाउन है. तो क्रोमैटिन विद इन रिजेस इज मच लेस कॉम्पैक्ट and more irregular in shape than the chromatin in anti-ridges. Again ये वही बात है कि उसकी shape जो है वो change हो रही है. So if there are distinct differences among series in overall shape, how is the chromatin arranged three-dimensionally at the global level of the entire CT? अब ये कह रहे हैं कि अब distinct differences जो है वो exist कर रहे हैं ना कि CT की overall shape जो है वो क्या होगी. तो फिर कैसे chromatin जो है वो arranged है three-dimensionally ग्लोबल लेवल पर? पूरी की पूरी जो सीटी है वो फिर यानी सीटी का पूरा जब हम कह रहे हैं कि वो ग्लोबली उसकी शेप कैसी होगी फिर. अब लिमिटेड स्टडीज हैं इस बारे में, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब हमने एक इंडिविजुअल लेवल पे हम किसी चीज पे फोकस करते हैं तो फिर हम उसका जूम आउट करके जो बड़ा स्केल है, लार्ज स्केल, उसको स्टडी करना कंपैरेटिवली फिर उसको ज्यादा डिटेल्ड स्टडीज चाहिए होती है ना. So multi-phase and computer analysis जो है उनसे ये reveal distinct 3D organization and specificity for relatively short regions within CT. अब ये कि छोटे जो regions से less than 5 MB CT के अंदर उनकी आप फिर भी to some extent जो है ना वो distinct 3D organization उनको मिली. Morphometric geometrical approach and statistical shape theory for 3D reconstitution and visualization of the mean positions of 5 consecutive probes on a 3.7 MB region of chromosome X provided evidence for a non-random organization that differed between XA and XI. यानी जो एक्टिव काउंटर पार्ट था X क्रोमोसोम का और जो इनएक्टिव था उन दोनों के बीच में इनको काफी क्लियर डिफरेंसेस मिले, ठीक है. Similarly, non-random organization in 4.3 MBP region of CT14 in mice was detected, and significant differences in organization in ridges and anti-ridge regions were demonstrated for chromosome 1 and 11 in 6 different cell lines. अब आपको ये जो सारी information दे रहे हैं ना, ये different studies की दे रहे हैं, ठीक है. यानी different scientists ने experiments किए और उन्होंने जब ये find out किया तो फिर उनको ये information जो थी वो मिली कि different जो chromosomes हैं, उनकी जो territories हैं, उनके अंदर जो small regions को जब उन्होंने 3 dimensionally देखने की कोशिश की तो उनको differences जो थे वो मिले.
So more recently, integrated yeast 3C data were used to model 3D chromatin structure based on Bayesian inference framework. अब ये purely जो है ना statistical और bioinformatics के जो है वो tools use करके उन्होंने उसका structure predict किया. However, is designed to model chromatin structure at level less than 1 MB. अब यहाँ पे आप देख लें कि limitations exist करती है ना कि एक individual chromosome उसका size बहुत बड़ा है, लेकिन ये कि जब हम ये कहते हैं कि वो 3 dimensionally कैसे organized है, तो उसमें भी even scientists को कुछ छोटे regions लेके तो फिर उनको check करना पड़ता है कि अच्छा जी ये कैसे arranged और कैसे organized है ना, ठीक है. पूरी की पूरी जो CT है उसको करने के लिए अच्छे खासे extensive experiments चाहिए. So the organization of larger regions has been until recently largely limited to investigation of chromatin folding by the method of polymer modeling and mean squared distances. अब ये polymer modeling and MSD's methods हैं दो जिसकी help से इन्होंने larger regions को जो है ना वो कोशिश की है देखने की. With only one previous study analyzing entire human chromosome. सिर्फ एक study जिसमें कि entire human chromosome study किया गया था, chromosome 4, 5 and 19, ठीक है. So these investigations have led to general models of chromatin loops and higher level folding that are of potentially great significance, but do not directly address the precise organization of chromatin within individual CT. अब ये इसके ज़ाहिर limitation है. So in this regard, studies involving both fish and chromosome capture and high C techniques have been performed to fit chromosomes or regions of chromosomes to the proposed polymer model. अब ये पहले polymer models जिस बनाते हैं उसके बाद ये जो individual chromosomes है उसके अंदर fit करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि किसकी ज़्यादा probability आती है, फिर उसको जो in vivo experiments है उनसे उसको relate करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये same है या different है. So while the high C approach has been instrumental for understanding a higher order CD of 1 to 10 MB across the entire chromosome and defining specific sequences within these domains such as TADS, multi-fish approaches necessary for analyzing sequences separated by much larger genomic distances that range up to full length of the chromosome, like 80 to 240 MB. So as valuable as 3C, high C and other chromatin conformation capture techniques are for elucidation of the 3D organization of CT, the findings of these approaches may not always correlate precisely with actual spatial distances between DNA sites in the 3D microenvironment of cell nucleus. So a more reliable approach would be to perform both multi-fish and chromatin capture approaches. अब आप ये देख लें कि आप जब ये इस पेपर को पढ़ रहे होंगे तो आपकी जो है ना इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करनी चाहिए उस सेंस में कि किस तरह ये पहले सिंगल अप्रोचेस यूज़ करते हैं, फिर उनको कंबाइन करके यूज़ करते हैं और फिर मल्टीपल 3, 4, 5 इवन टेक्निक्स को कंबाइन करके और फिर फाइनल में 3 डायमेंशनली जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको चेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. So in earlier whole chromosome studies using microscopy, CT4, 5 and 19 were shown to behave according to a random walk or giant loop based on MSD analysis. तो जो पहले उन्होंने कुछ चेक किया इन CTs को 4, 5 और 19 को, तो फिर उन्हें पता लगा कि जैसे एक तो रैंडम वॉक एक मेथड्स होते हैं जिससे कि आपको पता लगता है कि आप रैंडमली उस क्रोमोसोम के ऊपर कुछ प्रोब्स बनाएं, फिर आप उसका 3D स्ट्रक्चर फाइंड करने की कोशिश करें, ठीक है. तो और MSD एनालिसिस जो है उनसे इनको ये पता लगा. These investigations demonstrated a large increase in MSD within approximately 2 MB followed by a much more gradual increase in MSD extending the length of each chromosome. इसका मतलब है कि जितना जितना आप increase करते जाएंगे लेंथ क्रोमोसोम की, definitely आपको उसके accordingly ही information मिलेगी. A more recent study combined the tool of 3D microscopy, multi-fish, computer imaging and computational geometric analysis to analyze 6 labeled regions spanning each CT in the G1, G and S phase of WI138 normal diploid human fibroblast. अच्छा, अब ये जो सारी information है ना, अब अगर फिगर देखते हैं, फिगर 6, इसके अंदर इन्होंने सारी डिटेल जो है वो इन्फॉर्मेशन इसकी दी हुई है, ठीक है. अगर आप फिगर को देख लेते हैं कि लार्ज स्केल 3D टोपोलॉजी ऑफ CT, the large scale 3D topology of 6 CT ranging in size and gene density, वो बताया वहाँ पे CT1 for 12, 17, 18 and X was determined in G1 and S phases of human diploid fibroblast. ठीक है, अगर आप देखते हैं इसमें A से लेके F तक इन्होंने सारा दिया हुआ कि कोई से दो जो आपके पास CTs बन रहे हैं उनकी आपस में उन रीजन्स की इंटरेक्शन आपस में किस तरह की हो रही है, ठीक है. यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने ना डिफरेंट कलर के प्रोब्स यूज किए हुए हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, पर्पल और डिफरेंट कलर्स के, और फिर उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि जो G1 फेज है और जो S फेज है उसमें जो बाकी जो रीजन्स हैं वो आपस में किस तरह के इंटरेक्शंस कर रहे हैं और क्या इधर दे आर क्लोज और दे आर फार अपार्ट, ठीक है. तो आप देखिए तो आप अगर फिर दूसरा इसमें उन्होंने डिस्क्रिप्शन में फिगर के सारे बताया हुआ है कि जो
लाइन जिसमें शो हो रही है ब्लू कलर की लाइन, और जो रेड कलर की लाइन है वो अकॉर्डिंग टू द है फेज है, यानी एस फेज है कि G1 फेज है। और आप ये देखें कि डिफरेंसेस आपको काफी नजर आते हैं कि G1 फेज में जो दो टेरिटरीज थी उनकी आपस में इंटरेक्शन कैसी थी, ठीक है, और जो एस फेज थी उसमें चेंज हुई है, ठीक है। तो अब ये सारी जो इंफॉर्मेशन आपको इस फिगर से मिलती है, इससे आप जो है ना इन कंक्लूजन से वो ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि ठहरें, recent advancements in chromosome capture techniques such as Hi-C are enabling analysis of the intricacies of chromatin looping and folding, and the identification of specific DNA interaction within CD less than 10 mbp. So several physical models have been proposed to explain the organization of chromatin at even higher level of organization, but their application to resolving the global 3D topology of individual chromosome has been limited. So by combining multi-phase 3D imaging with computational and pattern recognition algorithms, progress has been made in understanding both specificity and uniqueness in overall global folding of each chromosome, as well as some cell cycle related alterations. Chromosome-specific differences in structural organization and changes during the cell cycle may provide topological signatures that contribute to the global expression programs of individual chromosomes. अब आप देख लें कि जो chromosome specific differences नजर आते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और फिर जो सेल साइकिल में चेंजेस आती हैं, ठीक है। अब हम बात करें अगर G1 फेज में देखते हैं कि G1 फेज भी तो छोटी फेज नहीं होती, अगर हम कहते हैं 7-8 आवर्स पे डिपेंड करती है, तो उसको भी अगर हम टाइम कोर्स एक्सपेरिमेंट्स करें तो विद इन G1 फेज भी हमें बहुत सारी डिफरेंसेस जो है वो नजर आएंगे, क्योंकि स्टार्ट में आपके पास डिफरेंट जीन्स होंगे जो एक्सप्रेस हो रहे होंगे, मिडल G1 फेज में डिफरेंट होंगे, फिर जब टुवर्ड्स एंड जाएंगे जो डिफरेंट होंगे, तो इवन विद इन सिंगल G1 फेज ऑफ अ सिंगल सेल टाइप आपको डिफरेंसेस जो है वो मिलेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत डिटेल टाइम कोर्स एक्सपेरिमेंट्स चाहिए इनको स्टडी करने के लिए। So overall studies of CT organization and their alterations have potentially important implications for understanding cancer progression and deciphering optimal treatment strategies. So cancer is characterized by compromised global interactions and regulation of the genome. A major challenge in cancer screening is the determination of which patients require aggressive treatment or only to be monitored. So determining whether particular alterations in epigenetics or chromatin organization are indicative of poor outcomes could aid in defining tumors that are particularly deleterious. So furthermore, understanding how genes are dysregulated upon disruption of the normal wiring of the nucleus by translocations, deletions, and amplifications that are hallmarks of cancer should also be enable more targeted therapeutic strategies. ठीक है, तब लास्ट मैंने ओवरऑल कंक्लूजन दे दी है, तो अभी इस रीजन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्योंकि पेपर हमारा खत्म हो चुका है। अच्छा जी, अखलाक अहमद, आपको मेरी आवाज आ रही है? अमीर हमजा? यस मैम। जी अमीर बोल रहे हैं, अखलाक बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? अमीर बोल रहा हूँ। अच्छा अमीर, ये जो अभी हमने बात की है इसमें आपको क्या समझ आई, लास्ट वाला जो टॉपिक पढ़ा है हमने? मैं क्रोमोसोमल टेरिटरीज के उसका रोल उसमें डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं? मैं उसमें जब मैं पढ़ रही थी कुछ समझ आ रही थी कि नहीं आ रही थी? मैम एक दफा रिवाइज करेंगे तो सही कंसेप्ट तभी बनेंगे। नहीं, लेकिन जब मैं पढ़ रही हूँ आप भी साथ साथ पढ़ें तो ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा?
रिवाइज तो ऑब्वियसली करेंगे ही ना, लेकिन कोई चीज ऐसी जो समझ नहीं आ रही तो वो पूछ सकते हैं ना। यस मैम। फातिमा, अयाज, फयाज, सॉरी। फातिमा, फयाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है जी। मैम। मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है 12:20 पे, 15 पे। अच्छा, क्यों? मैम मैं क्लिनिक गई थी, मेरा चेकअप था आज, तो वहाँ पे थोड़ा सा लाइक 10:30 पे गई थी। आई थॉट कि 11:30 तक मैं आ जाऊंगी, बट वो डॉक्टर लेट आई है, सो मैं अभी आई हूँ, रिपोर्ट्स लेके अभी आई हूँ। अच्छा अच्छा, आप जरमीन बोल रही हो? नो मैम, मैं फातिमा बात कर रही हूँ। अच्छा, तो आई थिंक वो जरमीन ने भी शायद कुछ बोला होगा। ठीक है, तो फातिमा आपने वैसे पढ़ा था ये पेपर? यस मैम, जहाँ तक लाइक लास्ट क्लास तक मैंने रीड किया था, और इसको जस्ट मैंने एक बार जस्ट रीडिंग दी थी, लेकिन अभी आपने पढ़ा है तो मैं दोबारा से अभी फिर इसको रीड करूंगी, तो मैम मुझे इतना लाइक नहीं लगा था डिफिकल्ट। ठीक है, ठीक है। और दूसरा ये कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पेपर के अंदर बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं, तो आपने एग्जाम्पल्स को नहीं याद करना, ठीक है। आपने इस पेपर को इस तरह से पढ़ना है कि जैसे आपको जो है ना इस सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और जो इसकी हेडिंग्स है ना, हेडिंग्स के अंदर से मेन जो है ना इन्फॉर्मेशन, बस उसको आप याद करने रखने की कोशिश करें, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको मुश्किल भी नहीं लगेगा और आपने मेन कॉन्सेप्ट लेना है। मैं कभी भी आपसे कोई किसी एक पर्टिकुलर एग्जांपल के रेफरेंस से नहीं पूछूंगी, हाँ, लेकिन आपसे अगर मैं ये पूछूं कि आप मुझे जस्टिफाई करें क्रोमोसोम टेरिटरी की शेप कैसी हो सकती है, तो यू शुड बी एबल टू एक्चुअली राइट फ्यू पॉइंट्स ऑन इट कि क्रोमोसोम टेरिटरी जो है वो कैसे हो सकती है, उस पर क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं आपसे ये पूछूं कि क्रोमोसोम जो टेरिटरीज का जो आपस में इंटरेक्शन है वो किस तरह का हो सकता है, या मैं आपसे पूछूं कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टरीज जो हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो आपको चीजें जो है ना पता होनी चाहिए, ठीक है। यस मैम। अच्छा, मैं फिर पूछ रही हूँ, किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना है इसमें से, या हम जब पढ़े थे, जब मैं पढ़ी थी, पता नहीं आप लोग क्या कर रहे थे, कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसा पॉइंट जो समझ नहीं आया और आप चाहते हैं कि इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, तो प्लीज पूछ लें अभी। अदरवाइज फिर मैं आपको अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके बारे में जरा शुरू कराऊंगी। मैम ये जब कह रहे ग्लोबल एक्सप्रेशन प्रोग्राम्स, मैम उसके अंदर वो जूम आउट वाला कॉन्सेप्ट है कि वो एक्सप्रेस किस तरह से हो रहा है, क्या प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ये सारा कुछ हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल। इसमें जब हम ग्लोबली बात करते हैं ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम कैंसर के लास्ट में जो कंक्लूजन दिया है इन्होंने, वो ज़्यादा पर्टिकुलरली रेफरेंस दिया है कैंसर का। तो उसमें हम ये देखें कि अगर हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल लिम्फोमास की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं कि लिवर के जो कैंसर्स हैं उनकी बात करें, तो लिवर के आप खुद सोचें कि जो ऑटोमेटिकली लिवर सेल के अंदर सेल्स हैं, उनके जो जीनोम हैं, जो क्रोमोसोम टेरिटरीज हैं, वो उनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। जब लिवर सेल्स के जो ओवरऑल चेंज आएगा और वो सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसकी अपनी पूरी ओवरऑल एक जीनोम लेवल पे ग्लोबल एक कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन होगी, और उसकी अपनी हम जो ट्रांसक्रिप्टोम स्टडी करेंगे तो पता लगेगा कि ये सारे जीन्स जो थे एक्सप्रेस हो रहे थे, ठीक है। इसी तरह से जब हम लिम्फोमास की बात करते हैं, तो जो उनमें जो सेल्स जो अफेक्ट होंगे, जो कैंसरस हो गए होंगे, उनकी ओवरऑल सारी ऑर्गेनाइजेशन चेंज होगी। तो हम जब वो उनके एक्सप्रेशन को और उनके ग्लोबली जब हम चेक करेंगे, तो फिर हमें एक ओवरऑल उसका जो है ना वो पता लगेगा कि कैसे है। क्योंकि हम इंडिविजुअल जीन्स की आप देखें कि बहुत सारे जो रिसर्चेस होती हैं कैंसर के ऊपर, लोग क्या करते हैं कि कोई एक कुछ जीन्स उठाए और उनका एक्सप्रेशन एनालिसिस चेक कर लिया, ठीक है, कंट्रोल सैंपल्स हैं और कैंसरस पेशेंट्स हैं, उसमें चेक कर लेते हैं। लेकिन ये कि उस एक्सप्रेशन से आपको सिर्फ यही पता लगता है कि ये जीन एक्सप्रेस ओवर एक्सप्रेस हुआ है, अंडर एक्सप्रेस हुआ है, या जो भी है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता नहीं चल सकता कि जीनोम लेवल पर अगर इस जीन में अगर इसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया, तो वहां पे रेगुलेशन कैसे थी, वो कैसे चेंज हो गई, या जीनोम में ऐसी चेंज क्या आई कि उसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर जीन था इसका एक्सप्रेशन अप या डाउन हुआ, ठीक है। तो ये वाली सारी इंफॉर्मेशन जब तक आप इंडिविजुअल लेवल पर और फिर जूम आउट करके ग्लोबल लेवल पर नहीं देखते ना, आपको फिर पूरा उसका नॉलेज नहीं मिल सकता। ये साया, आप आज प्रेजेंट हैं? यस मैम। आपको समझ आई है सारी आज?
यस मैम आई है। अच्छा, ये क्रोमेटिन हब की बात की थी हमने, वो क्या होते हैं? मैम क्रोमेटिन हब्स की हमने ये बात की थी कि जब एक तो मैम ये था कि लूप्स जो है वो बेसिकली हम लोगों ने कल कहा था कि जो न्यूक्लियर पेरिफ्रीज होती हैं वहाँ पर जो है हेटेरोक्रोमेटिन ज़्यादा होता है और जो है वो यूक्रोमेटिन इनसाइड होता है। बट आज हमने बात किया है कि जो सीटी की बाउंड्रीज हैं, क्रोमोसोम की टेरिटरी की बाउंड्रीज हैं, वहाँ पर जो है वो जीन रिच रीजन या फिर एक्टिव जीन रीजन ज़्यादा होते हैं। और वही मैम जो है वो जब एक्टिव जीन रीजन जिस जगह पे ज़्यादा होते हैं तो वो जो है वो लूप्स ज़्यादा वहाँ पर जो है वो प्रोट्रूड आउट करती हैं और उससे जो है वो ट्रांसक्रिप्शन उस रीजन में ज़्यादा होती है। और उन रीजन्स को जहाँ पर इकट्ठे एक्टिव जीन ज़्यादा होते हैं सीटी के उन रीजन्स को हम जीन हब्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये आप लोगों ने ना इस चीज़ को ज़रा जहन में रखना है कि व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूक्लियस पेरिफेरी, ठीक है, वो न्यूक्लियर पेरिफेरी और क्रोमोसोम सीटी की जो पेरिफेरी है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना? तो आपने इन चीज़ों को ज़रूर जहन में, हाँ, इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखना है कि अगर हम ये बात कर रहे हैं तो फिर विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ही ये बात आती है, ठीक है? अच्छा, और दूसरा एक और चीज़ आप खुद सोचें कि देखें, हम ये पढ़ते हैं नेचर ने कोई भी चीज़ जो है वो डिसऑर्गेनाइज नहीं बनाई है, इट्स ऑलवेज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। और जब हम सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में बात करते हैं, वहाँ भी बहुत एक एक्यूरेट किस्म की आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। और हम जब न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं तो हमें वहाँ पर भी बहुत ही एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक जिसे कहते हैं ना कि स्पेस के रेफरेंस से भी बड़ी एक आइडियल सिचुएशन मिलती है, ठीक है? लेकिन जब यहाँ पे कुछ चेंज आता है तो फिर क्या रिजल्ट होता है? कैंसर। जब ट्रांसलोकेट हो गया, इसका मतलब इसकी ऑर्गेनाइजेशन खराब हो गई और वो दैट रिजल्ट्स इन डिजीज, ठीक है? तो जिस तरह हमारे घरों में होता है कि हम हर कुछ चीज़ों को वो कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं कि ये किचन है, ये जो है लिविंग रूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये टॉयलेट्स हैं वगैरह वगैरह, एंड ऑल हैव देयर ओन फंक्शंस। तो इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी जब हम बात करते हैं कि इस जगह पे ट्रांसक्रिप्शन ने होना है, इस जगह पे स्प्लाइसिंग प्रोसेस होगा, इस जगह पर जो है ये होगा, तो रीजन्स जो हैं वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड है और एक अरेंजमेंट आपको नजर आती है, ठीक है? तो अभी भी देखें कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, स्टिल बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं जो कि जीनोम को की जो 3 डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो टोपोलॉजी है विद इन द न्यूक्लियस, उसको अंडरस्टैंड करने में हमें बहुत सारे अभी तक जो है ना वो क्वेश्चंस रहते हैं स्टिल। और फिर ये कि जब आपको चीज़ें जैसे जैसे और समझ आना शुरू होती हैं, फिर आपको पता लगता है कि आपको कितना कुछ नहीं पता, ठीक है? जो यानी आपके पास जब नॉलेज आना शुरू होता है तो आपको पता लगता है कि वेयर यू आर स्टैंडिंग एक्चुअली, आपको तो चीज़ें पता ही नहीं है, ठीक है? ऐसा ही है ना, जब आपको जैसे नई चीज़ें पता लगती हैं। तो इस वजह से ये है कि अपनी जो रीडिंग हैबिट्स को बेहतर करें और अच्छा पढ़ने की कोशिश करें। अब ये मैं पेपर ज़रूर इसलिए आप लोगों के कोर्सेज में ऐड करती हूँ कि अगर ये ना ऐड करूँ तो आप लोग पढ़ेंगे ही नहीं खुद से, ठीक है? और अच्छे पेपर्स को रीड करके आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज होती है, आपको पता चलता है कि लोग लिखते कैसे हैं अच्छा, ठीक है? और जब कल को आपने खुद जब लिखना है तो आपको पता चलेगा कि आपने कैसे अच्छा लिखना है। इस वजह से ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोग अपने कोर्सेज में रिसर्च पेपर्स और अच्छे रिसर्च पेपर्स ज़रूर पढ़ें और उनको समझने की कोशिश करें, ठीक है? अच्छा, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो जी, कोई बोलना चाह रहा? अच्छा जी, अब अगर आप लोगों का और क्वेश्चन नहीं है तो मैं नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन है वो इख्तिताम ने आप लोग से शेयर कर दी होगी, रेप्लिकेशन की ना? अच्छा, अब जो रेप्लिकेशन का जो टॉपिक है ना हमारा, उस टॉपिक को हमने डिवाइड किया हुआ है कुछ पार्ट्स में, ठीक हो गया? और जो प्रेजेंटेशन के अंदर मटेरियल है वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि इजी और सिंपल मटेरियल है। और उस मटेरियल को मैंने तो ये डिसाइड किया है कि मैं आपको पढ़ाऊंगी बिल्कुल भी नहीं। जो प्रेजेंटेशन है ना, 2 प्रेजेंटेशन रेप्लिकेशन, जो अभी एक तो मैंने आपसे खैर शेयर कराई है, ये जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये आपका सारा जो प्रीवियस नॉलेज है उसकी रेपिटेशन है।
तो ये आप लोगों ने ये वाली जो आपकी है प्रेजेंटेशन 1 जो है पार्ट 1 और रेप्लिकेशन पार्ट 2, आपने ये दोनों खुद से पढ़ने हैं, ठीक है। और इस पे जो पेपर है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, क्योंकि प्रेजेंटेशन में आप लोगों की एक तरह से सारी वो हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी, ठीक है, रिफ्रेशर टाइप हो जाएगा। और हम जब पेपर इसमें कवर करेंगे तो फिर आपको जो है ना वो आसानी हो जाएगी। अदरवाइज अगर इसको मैं बताना शुरू कर दूं तो ये कोई अच्छा नहीं है। बहुत सिंपल और इजी सी प्रेजेंटेशंस हैं दो ये, ठीक है। और तीसरी प्रेजेंटेशन और फिर जो पेपर रेप्लिकेशन के साथ होगा वो मैं कवर कराऊंगी आपको, ठीक है। तो कोर्स क्या होगा? मिड का कोर्स ये वीक और अगला वीक हमारा तो अभी है ना, बस हम मिड टर्म से पहले पहले जितना पढ़ लेंगे वो आ जाएगा सारा। ठीक है, आज 7th है ना हमारी, अभी क्लासेस जो होनी है ठहरे 13th 14th को है, हाँ। और जी 4 पेपर्स इंक्लूड होंगे या 3 पेपर? नहीं, एक पेपर जो हम कब अभी आज खत्म हो गया ये तो होगा ना, और जो दूसरा बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म, हाँ ये 2 पेपर होंगे, ये 2 पेपर होंगे, ये 2 पेपर बस। मैम साइक्लिंग और सीडीएस वाला भी पेपर है, 3 पेपर हो गए ना? उसको फिलहाल रहने देते हैं, वो हम जब आगे इसको साथ साथ देखेंगे जो टॉपिक्स उसके साथ उसे कर लेंगे, वो नहीं है, ठीक है। वो पेपर हमारा चलता रहेगा एक्चुअली, इसलिए उसको तो हम फिलहाल वो खत्म नहीं हुआ इसलिए वो हम साथ में इसको शामिल करते हैं, ठीक है। अच्छा लेकिन तो मैम ओवरऑल मतलब 2 होंगे? नहीं एक मिनट आ रहे, साइक्लिंग में जो हमने जो उसका इंट्रोडक्ट जो पढ़ा है ना वो शामिल है, सॉरी मैं एक्चुअली वो चूंकि हमारा सेल साइकिल के साथ उसका लिंक है तो वो शामिल है उसमें। मैम क्या चीज शामिल है? जो सीडीकेस वाला पेपर है ना जो सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन है, बस वहां तक है, ठीक है। सिर्फ इंट्रोडक्शन तक ना मैम? एब्स्ट्रैक्ट का इंट्रोडक्शन? जी जी बस वो ही। मैम एक ये जो आपने प्रेजेंटेशन भेजी है इसकी आप हमें थोड़ा सा गाइड कर सकती हैं कि हमें किस तरह से बनानी है? बस आप इसको रीड कर लें और उसके बाद फिर जो हमारी क्लास होगी ना नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह ताला। नहीं मैम जो प्रेजेंटेशन टॉपिक्स आपने दिए उनमें आप हमें गाइड। अच्छा हाँ, प्रेजेंटेशन टॉपिक्स के अंदर ना आप लोगों ने एक तो मैंने लिखा कि 25 मिनट्स तक होगा, आप 5-5 लोगों की होगी एक प्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये कि आप लोगों ने ग्रुप में काम करना है और इत्तिशाम ने शेयर कर दिया होगा वो कि कौन कौन से लोग किस किस ग्रुप में हैं। जी मैडम शेयर कर दिया था मैंने। अच्छा मेरे से हाँ इत्तिशाम मुझे भी भेजते हैं वो अगर प्लीज। ठीक है। और मैडम ये जो सिटी वाला पेपर है ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत स्टूडेंट्स को मसला है, तो वो रिक्वेस्ट कर रहे थे एक्सक्लूड कर दिया जाए। मैंने इसीलिए नहीं एक्सक्लूड तो नहीं हो सकता ये, मैंने इसीलिए तो ये साथ साथ खुद पढ़ाया है। देखिए मैं आप लोगों को कहती रही हूँ पढ़ें, आप में से लोगों ने नहीं पढ़ा, फिर मैंने कहा मैं खुद पढ़ती हूँ क्लास में डिस्कस करती हूँ, इसीलिए तो मैंने क्लास में डिस्कस किया था ताकि आप लोगों को जो मुश्किल है वो ना लगे मुश्किल, ठीक है। और उसके बावजूद भी अभी आप लोगों के पास जाहिर है नेक्स्ट 2 क्लासेस हैं मिड टर्म से पहले, तो उसमें जिसको कोई भी प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। असल में ये मिड टर्म में शामिल करना इसलिए ज़रूरी है कि फिर उसके बाद मिड के बाद वाले कोर्स में हमारे कम से कम 2 पेपर और शामिल हो जाएंगे, 2 या 3 शायद, तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना, ज़्यादा पेपर नहीं होने चाहिए। खैर मैम ये फाइनल में इंक्लूड कर दें। नहीं फाइनल में आपके और पेपर्स होंगे ना, आपको पता नहीं है। क्विज या तो ले लें जो हमारा सेकंड क्विज होगा, लेटेस्ट जो कुछ इन्फॉर्मेशन है या कोई डिजीजेज अगर एसोसिएटेड हैं रिपेयर में के मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कैसे फिर कोप होती हैं, ठीक है। तो उस रेफरेंस में ही आपको ऐड करना है। अच्छा प्रेजेंटेशन में आपने रेफरेंसेस जरूर ऐड करने हैं कि आपने कौन कौन से पेपर्स को फॉलो किया, और जिससे मैंने कहा है कि 2015 से ऑनवर्ड ही पेपर्स होने चाहिए, ठीक है। और कोशिश करें कि हाँ कोशिश करें कि जो फॉर्मेटिंग है वो अच्छी हो, नज़र आ रहा हो क्लियर, फिगर्स वगैरह को ज़्यादा यूज़ कर लें, फिगर्स को एक्सप्लेन कर लें, ठीक है। और दूसरा ये कि आपकी एक प्रेजेंटेशन जो है वो सारे लोगों को पूरी की पूरी आनी चाहिए। आप लोग प्रेपरेशन जैसे मर्जी करें लेकिन एक हारमनी होनी चाहिए। आप एक ग्रुप है ना तो एक ग्रुप में हारमनी नज़र आनी चाहिए। मैं रैंडमली बुलाऊंगी, आप में फॉर एग्जांपल 5 लोग हैं तो मैं अपनी मर्जी से पहले किसी एक का नाम लूंगी कि आप स्टार्ट करें, उसको मैं बीच में स्टॉप कराऊंगी, फिर अगले बंदे की बारी होगी और इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल
एक तरह से रैंडम होगा, तो इसलिए आप लोग सब लोग अपनी प्रेपरेशंस अच्छी कीजिएगा प्रेजेंटेशन की। यानी सारा कुछ हमें आना चाहिए या अपना पार्ट आना चाहिए? नहीं, सारा कुछ आना चाहिए। देखिए डीएनए रिपेयर एक मेन टॉपिक है ना, ठीक है। अब इसमें आपने जो अपना पार्ट किया है, कितनी ज्यादती वाली बात हो जाएगी कि आपको सिर्फ अपना पार्ट आता है और आपको डीएनए रिपेयर की बाकी चीजों का नहीं पता, ठीक है। तो प्लीज इस तरह नहीं करना। मैं इसलिए तो रैंडमली करूंगी कि आप में से हर बंदे को हर किसी का ही पार्ट आता होगा, ठीक है। मैम ये बेहतर है। जी जी, इसी तरह ही होना चाहिए वैसे भी। और वैसे भी देखिए, आप प्रेजेंटेशंस इसलिए ना तैयार करें कि आप लोग को मार्क्स मिलेंगे, आप इसलिए करें कि ये नॉलेज आप हासिल करना चाहते हैं उसके ऊपर से, ठीक है। और प्रेजेंटेशन में जो जीन रेगुलेशन वाली है ना प्रोकैरियोट्स में और जो यूकैरियोट्स में, वो दो तो आप लोगों के फाइनल कोर्स का पार्ट हैं। बाकी प्रेजेंटेशंस जो हैं वो कोर्स का पार्ट नहीं होगी, यानी वो उनमें फाइनल एग्जाम में से नहीं आएगा उसमें से, ठीक है। हाँ, स्प्लाइसिंग में से मेरा मतलब मैं कोई 2 मार्क्स का जो है ना वो ऐड कर लूंगी, पूरी नहीं होगी, लेकिन जो जीन रेगुलेशन है वो आपके पार्ट होगा कोर्स उसमें फाइनल एग्जाम का। तो आप और मैम ये जो अभी जी। आपने सेंड किया है मैम रेप्लिकेशन फोर्क वाला पेपर, जी हाँ जी, हाँ जी, ये यस पेपर मैम, मैं ये खुद कराऊं? मिड में आएगा या नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल मिड में नहीं आएगा, और पेपर मैं आपको खुद कवर कराऊंगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको जो रेप्लिकेशन की 2 प्रेजेंटेशंस है ना, वो आपको कहा है कि वो आप लोग नेक्स्ट क्लास में या कम से कम एक तो जरूर पढ़ लें, ठीक है। और एक प्रेजेंटेशन जो पहली प्रेजेंटेशन है ना, उसको पढ़ के आना है आपने अगली क्लास के लिए। जी बोलें मैम। इसमें फिर ओवरऑल हमारे पास 3 पेपर हैं, एक वो सीटी केस वाला उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और 2 पेपर ये जो हमने ऑर्गेनाइजेशन वाला पढ़ा और ये जो आज पढ़ा है मैम फिनिश किए। 3 पूरे तो नहीं बनते, क्योंकि देखिए सीडी के वाले का हार्डली मतलब वही मैम 2 पूरे और एक इंट्रोडक्टरी। हाँ, और सीडी के वाला तो बहुत आसान सा पेपर है, उसमें तो मतलब जो पार्ट है वो बहुत इजी है। जी, मैं तो उसको काउंट भी नहीं करूंगी कि वो पेपर है, जो जितना पार्ट उसका है। मैम वो बैक्टीरियल जीनोम ऑर्गेनाइजेशन वाला भी थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, बट ये क्रोमोसोम टेरिटरी वाला एक तो लंबा बहुत है और काफी ज्यादा इसमें टेक्निक्स का बताया हुआ है ना। मैंने आपको इसलिए बताया ना कि क्योंकि ये क्रोमोसोम टेरिटरीज वाला जो है इसमें इन्होंने सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है ना, ठीक है। तो इस वजह से ये लंबा पेपर है जरूर, लेकिन अगर आप इसके सारी हेडिंग्स को जहन में रखें और हेडिंग्स में जो मेन मैसेजेस हैं उनको जहन में रखें, तो फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा इतना। लंबा है, आई एग्री, लंबा है, लेकिन फिर ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप देखें कि लेकिन वो जो बैक्टीरियल जीनोम ऑर्गेनाइजेशन वाला है वो तो छोटा सा पेपर है, वो ज्यादा लंबा नहीं है ना। यस मैम। और मैम एक चीज बताइएगा कि क्वेश्चन आप पेपर्स में से कैसे बनाएंगी? लाइक मैं कॉन्सेप्चुअल दूंगी, कॉन्सेप्चुअल दूंगी मैम। एमसीक्यूज